लेते हैं। हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बीवी है और बीवी के साथ जो है सो मतलब हमारी बीवी के जो है सो बच्चे होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जो है सो हम चले गए कहाँ, विदेश घूमने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका चले गए। तो वहाँ जाने के बाद हमारी बीवी की अगर डिलीवरी वहाँ पे हो जाता है तो उस वक्त हमारी बच्ची का जन्म तो भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों को हमारी भारतीय नागरिकता मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी माता पिता अर्थात उसका बाप हम और उसकी माँ जो है सो हमारी वाइफ, तो ये जो है सो भारत के निवासी हैं। इस आधार से जो है उसको क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता मिल। मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 98। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या बताए थे कि आपको पॉलिटी में जो है सो स्टार्ट किए थे और उसमें जो है सो 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस क्लास को देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बीच से देखने के बाद क्या होता है कि आपको जो है सो लिंक नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो है सो आप समझ नहीं पाते हैं। तो पहला 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे ज़रूर देखिएगा। अगर वहाँ तक देख लिए हैं तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पॉलिटी का फाउंडेशन बैच का आज क्लास 3 नंबर है, तीसरे क्लास आज हम बताने वाले हैं। इस क्लास में देखिए हम भाग 2 का, यानी कि जो हमने भाग बाईस जो बताए थे, आपको बताए थे कि संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं। उन 22 भागों को हमें जो है सो बारी बारी से पढ़ना है, जिसमें पहला भाग को हमने कंप्लीट कर चुके थे। थोड़ा देर के लिए उसको रिविज़न भी कर लें, आप लोगों को जो है सो रिविज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बताए थे कि भाग संख्या 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। उसमें पहला अनुच्छेद यही बता रहा था कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत जो है वो राज्यों का क्या है, तो यूनियन है, इसके बारे में बताए थे। उसके बाद अनुच्छेद 2 नंबर में क्या बताए थे, पहला अनुच्छेद तो बता दिए थे कि भारत जो है वो यूनियन है, ठीक है, ये आपका यूनियन हो जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 में बताए थे कि सांसद जो है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी विदेशी राज्यों को भारत में विलय कर सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय किया गया था, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत देख लिए थे हमने। फिर अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अगर सांसद किसी अपने ही राज्य में, देश के अंदर जो राज्य है उन राज्यों की सीमा में परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर उसको टुकड़ा करके 2 अलग अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सो सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया। चौथा अनुच्छेद ये कह रहा था कि अगर मान लेते हैं कि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन या किसी विदेशी राज्यों को, देशों को अपने भारत में विलय कर रहे हैं, तो इसके लिए केवल और केवल राष्ट्रपति को सूचना देंगे। राष्ट्रपति उन कामों को करने के लिए रोक नहीं सकते हैं, ऐसा था। और ये अनुच्छेद 2 और 3 जो है वो अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इतनी बातें जो है सो पिछली क्लास में हमने बता दिए थे, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। और आज जो है भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 2 क्या कहता है, तो नागरिकता से संबंधित है। इसमें हमें नागरिकता जो है सो भाग संख्या 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, क्योंकि 1 से लेकर के 4 तक जो है सो भाग 1 था और 5 से लेकर के 11 तक जो है वो भाग 2 है। और ये पूछेगा कि ये किस पर आधारित है, ये आपका नागरिकता पे आधारित है, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ से हम क्लास को प्रारंभ करते हैं, तो सुनिए जरा ध्यान से। नागरिकता मतलब आपको बताना है कि नागरिकता का मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए साफ शब्दों में आपको बताना है कि नागरिकता का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अपने मूल निवासी को जो विशेष प्रकार का अधिकार दिए हुए रहते हैं वो उसकी नागरिकता कहलाएगा, वही उसका नागरिकता। फॉर एग्जांपल अगर हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय होने के नाते हमारे देश में हमारे सरकार हमें आधार कार्ड बनाने की परमिशन देती है, हमें पैन कार्ड बनाने की परमिशन देती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की परमिशन देती है, हमें जो है सो भाषण करने की परमिशन देती है। तो इन तमाम चीज़ों के जो हमें छूट मिलता है, एक विशेष रूप से अधिकार जो मिलता है, ये हमें इस भारत के नागरिक होने के नाते ही मिलता है। अगर हम इस भारत के नागरिक ना हो तो फिर हमें इन सारे सुख सुविधाओं की लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर कोई विदेशी आके चाहता है कि भारत का आधार कार्ड बना लें तो बिल्कुल नहीं बना सकता, पैन कार्ड बनाए तो बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत के मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी नहीं होने के कारण उसको भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा, और जब वो भारत का नागरिक है ही नहीं तो फिर उसको कैसे मिल जाएगा। हम भारतीय हैं, भारतीय होने के कारण हम सभी को भारत में वोट देने का अधिकार है। भारत के इलेक्शन में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आप वो बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन सकते हैं और कर सकते हैं क्योंकि आप इस भारत देश के नागरिक हैं, आपको इस देश की नागरिकता प्राप्त है, इसलिए आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नागरिकता का मतलब यही होता है कि अपने मूल निवासी जो हैं देश के, उसको विशेष रूप से कुछ सुख सुविधाएं अधिकार दी हुई होती है, वो उसकी नागरिकता के तौर पे
मिलता है। अगर नागरिक ना हो तो फिर आपको इन सारी तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको अनुच्छेद के अनुसार से। यहाँ पर क्या कहता है कि नागरिकता की चर्चा जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है, 5 से लेकर के 11 तक। तो इन अनुच्छेदों के बारे में पहले हम समझा देते हैं और उसके बाद इस पे कुछ और भी जो है सो जानकारी एक्सटर्नल के तौर पे हम देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जो क्लास की लेवल जो होगा ना वो ग्रुप डी लेवल से लेकर के मतलब 1 डे एग्जाम से लेकर के आगे हाई क्लास तक जो कमिश्नर लेवल तक का होगा वहाँ तक का हमारा क्लास जो है सो इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे को जो है सो एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक की क्लास को डिजाइन करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटने ना पाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए क्या कहता है कि अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में, संविधान के बनने के प्रारंभ में दी जाने वाली नागरिकता, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं था कि हम प्रमाणित ये कर सके कि हम भारत के निवासी हैं, या फिर कोई ये प्रमाणित कर सके कि हम भारत के नहीं पाकिस्तान के निवासी हैं। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट था ही नहीं। तो उस वक्त जो है सो हमारे भारतवासियों ने, हमारे सरकार ने, हमारे प्रतिनिधि ने हमें नागरिकता देने का काम किया। तो वो क्या कहते हैं कि प्रारंभ में, संविधान प्रारंभ में दी जाने वाली नागरिकता, यानी संविधान लागू होने से पूर्व तक अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर मान लेते कोई पाकिस्तान के भी निवासी हैं, या फिर पहले तो पूरा भारत ही था, तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी तो भारत का एक हिस्सा था, लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से भारत में आकर के निवास करें, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करें, तो उनको बिल्कुल भी मिल सकता था, उसमें कोई झमेला नहीं था उस वक्त के समय में। ठीक है ना, तो संविधान के प्रारंभ में जितने भी लोग थे उन सभी को नागरिकता दे गया। उसको किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड को नहीं देखा जा रहा था, बस उसको नागरिकता दे दिया जाता था। ठीक है ना, मतलब उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय मोहर उसको लगा करके दे दिया जाता था कि आप भारत के निवासी हैं। तो ये संविधान प्रारंभ की बातें हैं। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है, इसको देखिए। कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अभी जस्ट हमने बताए थे, क्योंकि इस वक्त जो है सो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ही था ही नहीं जो हम ये डिसाइड कर सकते कि ये व्यक्ति पाकिस्तान का है या फिर भारत का है, क्योंकि उस वक्त दोनों एक ही था, भारत ही था। तो उस वक्त जो है सो लोगों की आज़ादी मिला हुआ था कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो इस दुविधा में जो है सो कुछ लोग जो है सो भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग जो है सो पाकिस्तान से भारत आ गए। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हुए जो हमारे भारत के निवासी थे और वो समझे कि नहीं, हमें भारत में नहीं रहना, हमें पाकिस्तान में रहना है, तो वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया। लेकिन कुछ समय रहने के बाद, 6 महीना साल भर रहने के बाद उसको इस बात का एहसास हो गया कि पाकिस्तान में हमारा गुजारा नहीं हो सकता है ठीक से। तो वो क्या किया, फिर से वापस आना, भारत ही सुनिश्चित किया कि हमें भारत ही ठीक है, हमें भारत में ही रहना है। तो उन लोगों को भी नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया, हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा जो है सो उनको भी यहाँ पे नागरिकता दिया गया। अब कैसे दिया गया उसी के बारे में समझना। जैसे देखिए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में एकदम धड़ल्ले से आ रहे हैं उन सभी को नागरिकता दे दिया गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इसके देखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस वक्त के समय में भारत के बहुत सारे लोग जो है सो पाकिस्तान गए, लेकिन फिर वहाँ पर उसको लगा कि हमारे लिए पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है, हमारे यहाँ पर ज़िंदगी नहीं गुजर सकता है, अगर गुजारेंगे तो बहुत हमें प्रताड़ित किया जाएगा, इससे अच्छा है कि हमें भारत में ही रहना, भारत की नागरिकता लेना है। तो फिर से वो क्या हुआ, वापस भारत आए। तो भारत जो वापस आ गए उन लोगों को भी क्या किया गया, नागरिकता यहाँ पर दिया गया भारतवासियों का। फिर आगे चल के धीरे धीरे और भी इसमें सुधार किया गया। सुधार क्या किया गया कि धड़ल्ले से जो है सो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आखिर हमारे पास भी तो कुछ डाटा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो उस वक्त जो है सो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये निर्णय लिया गया कि अगर आप संविधान लागू होने से 6 महीने पूर्व तक भारत आ गए हैं तब आपको नागरिकता दिया जाएगा। 6 महीने पूर्व तक, है ना, 6 माह पहले, संविधान लागू होने से 6 माह पहले अगर, क्योंकि इस प्रकार से जो देख रहे हैं ना कि गए और आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो ये हमेशा जाते आते रहेंगे, तो कब तक इसको हम फ्री में नागरिकता देते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए एक कंडीशन लगाया गया कि अगर आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा भारत में 6 महीने तक रहना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है सो आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की काम में किया गया था, क्योंकि सब आए और सबको नागरिकता देते जाए और फिर जो है पता चले सब भागते जाए, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना, इसलिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, कहता है विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर आप मान लेते हैं कि उस वक्त तो नागरिकता आपने देखिए उस वक्त के समय में हमारे जो नेता लोग थे वो या फिर संविधान निर्माता जो थे वो क्या किया कि नागरिकता किस प्रकार से किस लोगों को दिया जाए ये कुछ विशेष प्रकार से डिफाइंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सीधा सीधे कहते थे जिनका जन्म भारत में हो गया उनको नागरिकता दे दिया जाएगा, जिनका माता पिता भारत में जन्म लिए हैं उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से जो है एक मौखिक रूप से हम कहें तो सारे लोगों को जैसे नागरिकता मिल रहा था भारत का, ठीक है ना। लेकिन वो कब तक ऐसा चलते रहता, तो वो तो टेम्पोरली था, तो टेम्पोरली रूप से ये सारे अनुच्छेदों के तौर पे बताया गया था। लेकिन अब जो है सो आपको नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन 5 नियम दिया गया है, इन 5 नियमों को भी फॉलो करना है और इसी नियम के आधार पर जो है सो नागरिकता अब दिया जा रहा है। हालांकि इसमें और भी संशोधन बीच बीच में होते रहता है, जैसे पहला संविधान संशोधन नागरिकता से जुड़ी हुई पहला संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था, उसके बाद 1993 में, 2002 में, 2005 में और अभी जो है सो एनआरसी जैसी जो है सो चीज़ें को भी देखने को मिल रहा है। एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज नागरिकता क्या होता है, इन सारे तमाम चीज़ों के बारे में इसी क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप क्या कीजिएगा शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। आप ये मत समझिए कि हम जो है सो एक युवा हैं या फिर हम खुद जो है एक टीचर नहीं लगते, तो ऐसा सोच मत रखिए। आप ये देखिए कि हमारी क्लास से आपको कितना सीख मिल रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है और यूनिक होता है। और दूसरी बात हमारे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो तो 8 सालों का अप्रॉक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि 2014 ईस्वी से ही हम पढ़ा रहे हैं। 2014 से लेकर के आज 2022 होने वाला 2022 हो रहा है, अब 2023 आने वाला है, तो इतने वर्षों में आप देख सकते हैं कि कितने वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो हम जो है सो 2014 से ही पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है। कई बार होता है क्या ना कि मतलब हाइट लंबाई चौड़ाई को मत ध्यान में रखिए, मोटाई को मत ध्यान में रखिए, आप देखिए कि उनसे जो है सो आपको कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है, इस बातों पर ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ सामने देख ले कि इसको विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। कई बार होता है क्या कि अगर मान लेते हैं हम भारत के नागरिक हैं, हमें नागरिकता प्राप्त हो चुका है भारत का, और ऐसी परिस्थिति में हम चले जाते हैं कहाँ, विदेश भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं और कुछ समय के लिए वहीं रह जाते हैं, या फिर नौकरी करने के लिए चले गए जहाँ पे सालों के सालों वहाँ पर रहना है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और कुछ समय के लिए आप वहाँ पे टेम्पोरली गए हैं, वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ की नागरिकता आपने प्राप्त नहीं की है। अगर हाँ वहाँ पे अगर आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तब जाकर के आपके भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति दो देशों का नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सानिया मिर्जा जो हैं, सानिया मिर्जा तो हम लोग तो जानते हैं कि पाकिस्तान में जाकर के क्या कर लें कि शादी कर लें, तो उसकी नागरिकता जो है सो भारत में ऑलरेडी पहले उसके माता पिता का जन्म यहाँ है, इस आधार से उसको नागरिकता भारत का मिला हुआ है। लेकिन ये अपनी नागरिकता यहाँ की समाप्त नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में शादी करने के बाद वो जो पति की जो नागरिकता पाकिस्तान का है उसके आधार पर वो पूरे पाकिस्तान को भ्रमण करके रखते हैं, और उसकी खुद की जो नागरिकता भारत का है उसके आधार पर वो यहाँ पर पूरा भ्रमण करके रखे हुए हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आपकी नागरिकता अगर मान लेते हैं हम भारत के निवासी नहीं है लेकिन भारत की नागरिकता हम लेना चाहते हैं, इसके लिए जो है सो कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि हमें जो है सो अगर हम विदेश के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करने चाहते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि अगर हम भारत के किसी महिला से शादी कर लेते हैं, किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो फिर हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगा। हालांकि नागरिकता किस प्रकार से मिलेगा, अधिनियम 1955 के तहत उन बातों को भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारा अनुच्छेद क्या कहता है उस अनुच्छेद के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद जो है वो मूल संविधान का हिस्सा है। जब अनुच्छेद संविधान का निर्माण हो रहा था उस वक्त इन सारे नियमों को दिया गया था नागरिकता के आधार पे, तो उनको पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद हम अधिनियम को पढ़ेंगे। 1955 में जो अधिनियम दिया गया है उन अधिनियमों के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले इधर देखिए, तो इतना तो हमने जान लिया कि विदेश भ्रमण करने या नौकरी करने पे आपकी नागरिकता समाप्त
नहीं हो सकता। दूसरा बात यह है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं विदेश चले गए, मान लेते हैं अमेरिका हम नौकरी करने के लिए चले गए, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमें अब वहीं रहना है, तो हम क्या करेंगे, वहीं की नागरिकता अगर ग्रहण कर लिए, प्राप्त कर लिए, तो फिर हमें जो है सो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक जो है सो हमारी समाप्त हो जाएगा। फिर हमारी जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये कोई वैलिडेशन नहीं होगा, इसका कोई वैलिड ही नहीं माना जाएगा, इसका कोई डाटा ही रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो उस वक्त फिर हम चाहेंगे कि भारत के जो है सो सिम कार्ड जो है सो जारी करवा लें, तो हमें सिम कार्ड भी नहीं मिलने वाला है। पैन कार्ड जो बनवाएंगे या फिर किसी सरकारी विभाग में उसको अप्लाई करेंगे तो उसका कोई वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार का होता है। तो ये ध्यान रखिए। जैसे सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा की शादी तो हो गया, शादी पाकिस्तान में हो गया। अब पाकिस्तान में जब शादी हो गया तो ये अपनी भारतीय नागरिकता को समाप्त अगर करना चाहते हैं तो इसको पाकिस्तान की नागरिकता लेना होगा। लेकिन ये बहुत चतुर हैं। क्यों? क्योंकि पति के नाम पर तो पूरा तो भ्रमण कर ही रहा है पाकिस्तान में, तो फिर दिक्कत क्या, वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत है ही नहीं। और अपनी नागरिकता के आधार पर ये पूरे पाकिस्तान को भी भ्रमण ये भारत को भी भ्रमण करते रहता है। तो यहाँ पर भी जो है उसको कोई रोक टोक करने वाला तो है नहीं। तो बस दोनों जगह से जो है वो लाभ ही लाभ उठा रहे हैं, पति के नाम पर पाकिस्तान, अपने नाम पर भारत। तो इस प्रकार से बहुत ही क्या है, चतुर हैं। तो उसके बाद देखिए, तो इसमें आपको यही समझना है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप नहीं लेते हैं तो नहीं समाप्त होगा। उसके बाद अनुच्छेद 10 देखिए क्या कहता है, कहता है कि देश विरोधी काम करने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार के बहकावे में आते हैं, किसी दूसरे के आतंकवादियों के बहकावे में आकर के आप कोई जो है सो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जिससे देश का हानि है, नुकसान है, बहुत बड़ा जो है सो एक विपत्ति आ सकता है, विपदा आ सकता है, तो वैसी परिस्थितियों में आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान के दबाव में आकर के, पाकिस्तानी आर्मी के दबाव में आकर के जम्मू कश्मीर के कुछ लोग होते हैं जो उनके कहने पे, बहकावे पर जो है सो उनकी मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं। तो वैसे लोगों को नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। हालांकि अभी तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हो चुका है या होगा, लेकिन किया जा सकता है। अगर आप देश विरोधी नारा लगाते हैं या फिर देश विरोधी कोई काम करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आप ध्यान में रखिएगा, आप ऐसी कोई गलती ना कीजिए जिसके कारण आपकी जो है सो देश विरोधी जो है सो देशद्रोही का जो है सो मोहर लगे आपके ऊपर, या फिर आपकी जो है सो देश की नागरिकता समाप्त हो जाए। अच्छा देखिए, अगर जिस व्यक्ति को अपनी देश के अंदर रह रहे हैं लेकिन उसको नागरिकता प्राप्त नहीं है तो उसकी ज़िंदगी एकदम जहन्नुम बन जाता है। जहन्नुम कैसे बन जाता है? जैसे मान लेते हैं कि हम भारत में हैं लेकिन हमारे पास जो है सो भारत की नागरिकता नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, विभिन्न प्रकार के कागजात कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ही बताइए, हम एक मोबाइल खरीद लिए, मोबाइल में बात करने के लिए हमें सिम की ज़रूरत पड़ेगा, तो सिम खरीदने के लिए तो हमें तो वहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ता है, और हमारे पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो फिर हम सिम कैसे लेंगे? तो यहाँ पर एक फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद कई विभाग ऐसे होंगे जहाँ पे पैन कार्ड की आवश्यकता होगा, पैन कार्ड हमारा नहीं बना हुआ रहेगा, तो फिर वहाँ पे हमें जो है सो सुविधा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि नागरिकता बहुत बड़ी हमारी अधिकार होता है। नागरिकता मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास सारी सुविधाएं मिली हुई है सरकार की तरफ से, जितने भी फंड निकलेगा उन सारी चीज़ों में हम अप्लाई कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। आज के समय में क्या है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आधार कार्ड जैसी चीज़ें जो है सो मांगा जाता है। तो ये सब के सब आपको कब मिलेगा? जब आप भारत के नागरिक होंगे। भारत के नागरिक ही नहीं होंगे तो फिर आपको इन सारी चीज़ों से वंचित रहना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे ये समझ लिए। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर मान लेते कोई व्यक्ति जो है सो पागल हो चुका है, कोई व्यक्ति पागल हो चुका, मैड हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि उससे जो है सो हमारे देश के अन्य लोगों की जानों की खतरा हो सकता है। मान लेते हैं कि वो पागल है, अब उसके पास पागल है तो फिर उसको अगर नागरिकता दे दिया जाएगा किसी जो है सो बंदूक सेलर दुकान में, वहाँ जाकर के जो है सो AK-47 खरीद लेगा, और लाइसेंसधारी है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, या लाइसेंस बनवा लेगा, आप पास में रखने रहेगा और घूमते रहेगा। कभी किसी के साथ तनियो मनियो हुज्जत हो जाएगा, थोड़ा भी तो तुम्हें में होगा, निकालेगा फट से, मार देगा ट्रेन से, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो नागरिकता जो है सो बड़ा सोच समझ के उन लोगों को दिया जाता है जो थोड़ा सूझबूझ, दिमागी संतुलन जिसका ठीक ठाक हो, उन्हीं लोगों को जो है सो नागरिकता दिया जाता है। जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है उन लोगों की नागरिकता जो है सो समाप्त कर दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो किसी को हानि ना पहुँचा सके। ठीक है ना?
इतना बात आपने समझ लिए। अब आगे की बात देखिए, अनुच्छेद 11 क्या कहता है, इसमें कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून जो बनाती है वो कौन बनाती है, संसद। और संसद के कौन से विभाग बनाता है, तो ये गृह मंत्रालय बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं गृह मंत्री के द्वारा जो है सो इसका निर्माण किया जाता है, गृह मंत्रालय में इसका बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि नागरिकता संबंधी जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद था उन सभी अनुच्छेदों को हमने चर्चा किए। और इसमें देखिए ये भाग 2 का हिस्सा है, नागरिकता है। और ये जो है सो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसकी चर्चा हुआ है। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेदों में किन किन बातों की चर्चा किया गया है उसके बारे में हमने समझाए। उसके बाद इस पर कुछ उदाहरणों दे करके भी हमने इसको समझाए। अब इसके बाद अधिनियम 1955 के तहत कौन कौन सी नागरिकता दिया गया, अधिनियम 1955 में जो है सो संविधान में एक नया नियम बना। यहाँ पे संशोधन नहीं हो रहा है, संशोधन उसे कहते हैं जो पहले से कुछ बना हुआ है और उसमें मॉडिफाई करने की आवश्यकता हो तो उसको हम संशोधन कहते हैं। ये 1955 जो है वो अधिनियम है, ये संशोधन नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये तो बताया था ना कि टेम्पोरली है। संविधान निर्माताओं को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि किन लोगों को दिया जाए और किन लोगों को नहीं दिया जाए, क्योंकि धड़ल्ले से आ रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं, तो ऐसे में किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। तो टेम्पोरली तौर पे इतने नियमों को बना करके बोले थे कि इस आधार पर नागरिकता मिलेगा, लेकिन इसका मिसयूज जो है सो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था। तो बाद में चल के 1955 ईस्वी में जो है सो नागरिकता पर एक और अधिनियम लागू किया गया था, संविधान में इन बातों को जोड़ा गया था और इस आधार पर जो है सो नागरिकता दिया गया था। तो उस यहाँ इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको और रिवाइज कर देते हैं, आपको समझिए। यहाँ पे हमने बता दें कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान बन रहा था उस वक्त में जितने भी लोग आए एकदम आँख बंद करके सबको जो है सो नागरिकता देते गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो पाकिस्तान में थे वहाँ से चाहते थे कि हम भारत में ही रहें तो उसको भी नागरिकता मिल गया। अगर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो भारत में रह रहे लेकिन चले गए पाकिस्तान, फिर वहाँ जाने के बाद उसको लगा नहीं हमारी ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजर सकता, तो फिर वापस आ गए भारत, फिर उसको भी नागरिकता दे दिया गया। अंत में बाद में चल के बस इसका मिसयूज ज़्यादा होने लग गया था, 6 महीने का कंडीशन भी लगा दिया गया था कि भारत में आने के बाद आपको 6 महीने तक निवास करना पड़ेगा और उसके बाद जो है सो आपको नागरिकता मिलेगा। उसके बाद हमने ये देखे कि विदेश भ्रमण करने या नौकरी करने पे आपकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ के जो लगभग 55-56 लाख ऐसे NRI हैं। NRI मतलब होता है कि भारत के निवासी हैं, भारत के निवासी, लेकिन वो किसी कामों से किसी कारणों बस जो है सो विदेशों में रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता को आप समाप्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे हैं। हमारे भारत के लिए NRI का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं कमाने के लिए चला गया विदेश, तो सब कुछ खाया पिया वहाँ, पहना ओढ़ा वहाँ, सब कुछ यूज़ किया वहाँ, लेकिन पैसा जो इनकम हुआ है ना उन सारे इनकमों को सीधा कहाँ भेज देते हैं, भारत भेज देते हैं, अपनी पत्नी के अकाउंट में या फिर माता पिता के अकाउंट में। डायरेक्ट जो है सो भारत में जो है सो उन पैसों को भेजा जाता है। तो उनका जो करेंसी है वो हमारे भारत में आकर के स्टोर होता है, जो कि हमारे GDP का एक हिस्सा माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें लाभ जो है सो ज़्यादा NRI से होता है, इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद ओवरसीज़ के बारे में भी कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, पहले इसको समझिए। 10 में हमने 9 में क्या देखे कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। विदेश गए लेकिन वहीं पे बस गए, वहीं की नागरिकता ले लिए, तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद देश विरोधी काम करने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ये भी बता दिए। पागल हो गए फिर भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, संसद के गृह मंत्रालय बनाता है। अगर मान लेते हैं इसमें जो है एक और है पंजीकरण, जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसको देखिए लीजिए। अधिनियम 1955 क्या कहता है समझिए, कहता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 तरीका है। ये तरीका सबको छोड़ दीजिए। अब ये तो संविधान के प्रारंभ में दिया गया था, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और संविधान लागू नहीं हुआ था उस वक्त, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। और उस समय से पहले तक इन नियमों के आधार पर भारत में नागरिकता लोगों को दिया जाता था, लेकिन अब इन नियमों के आधार पर भारत में नागरिकता कदाचित नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब जो है सो अधिनियम 1955 के तहत दिया जाता है। तो उसमें क्या कहता है कि अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 तरीका है। इन 5 तरीकों में से किसी एक तरीका को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बेहिचक भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा, कहीं से कोई रुकावट नहीं है। कौन सा नियम है? पहला नियम ये कहता है कि आपका जन्म भारत में होना चाहिए।
अगर हमारा जन्म भारत, हमारी नागरिकता कैसे मिला है? संविधान के तौर पर इन लिखित बातों को आधार पर थोड़ी ना मिला है। संविधान के प्रारंभ में था, हमारा अस्तित्व भी नहीं था, तो हमें मिलेगा कहाँ से? उसके बाद यहाँ पर और भी देख सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए और आए, तो वहाँ से भी हमारा कोई लिंक ही नहीं जुड़ रहा है। हमारा नागरिकता कैसे मिला है? हमारे जन्म इस भारत की धरती पे, पावन धरती पे हुआ, इसलिए हमें भारत की नागरिकता मिला है। दूसरी बात ये कि हमारे माता पिता इस भारत के हैं, हमारे दादा दादी जी जो हैं वो इस भारत के नागरिक हैं, उन्हीं के आधार पे हमें, वंशों के आधार पे, वंशज होने के नाते जो है सो हमें इस भारत की नागरिकता मिला है। तो आप एक तरीका तो ये कह सकते हैं कि अगर आप इस भारत में जन्म लिए हैं तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रहा था कि सीधा सीधे ये कहा गया कि भारत में जो है सो नागरिकता दे दिया जाएगा जन्म के आधार पर। ये तो बड़ा दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है, समस्या क्या है? अगर मान लेते हैं कि कोई विदेशी आया भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए हमारे यहाँ आया, और वो जो है सो अगर मान लेते हैं उसका 9 महीना जो अवधि होता है कि माँ के गर्भ में बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का जो वेट करना पड़ता है, उतनी समय पूरा किया हुआ है, 5-10 दिन के समय बच रहा है या 1 महीने के समय बच रहा है। कोई महिला जो है सो इस अवस्था में आते हैं भारत घूमने के लिए, और उसको जो है सो यहीं रहते रहते जो है सो डिलीवरी अगर हो जाता है तो उस बच्चे का तो जन्म भारत में हो गया। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर यह हो गया कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता, उस बच्चे विदेशी न बच्चे को भी जो है जन्म कहाँ हो गया? भारत में ही हो गया, तो अब उसको भी तो नागरिकता देना पड़ेगा ना। तो इसका तो मिसयूज हो जाएगा ना। ऐसे में क्या होगा कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान क्या हमारा दुश्मन देश है, वो आतंकवादियों देश हम उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि सारे लोग जो है सो अपनी बीवी को जो है अपनी बीवी के साथ जो है सो सेक्सुअल रिलेशन बना करके, और उसके बाद आएगा विदेश में, भारत में जैसे कहेगा घूमने के लिए जा रहे हैं, वीजा पासपोर्ट बना देगा, और उसके बाद कहेगा यहीं पर जैसे डिलीवरी कर लो। तो वैसे परिस्थिति में उसके जो है जन्म भारत में हो जाएगा, तब उसको भी नागरिकता देना पड़ जाएगा। तो इसका मिसयूज ज़्यादा हो सकता है ना, क्योंकि वो दुश्मन देश है, और दुश्मन देश के बच्चा यहाँ पर आके जन्म ले ले, उसको नागरिकता मिल जाए, तो फिर वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो आते जाते रहेगा, और बीच बीच में जो है सो हंगामा या फिर जो है सो विद्रोह या फिर जो है सो एकदम भड़काऊ भाषण देने के लिए बीच बीच में वो तत्पर रहेगा। तो ये बड़ा मिसयूज हो सकता है। तो इस मिसयूज को बचाने के लिए एक जो संशोधन किया गया 1986 में। हमने आपको पहले भी बता दिए थे कि हमारा सबसे पहला नागरिकता से संबंधित संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में किया गया था। तो इसमें यही देखा गया कि आप पर कंडीशन लगाया जा रहा है कि अगर आपका माता और पिता दोनों में से कोई एक भारत के निवासी होगा, और तब जाकर के आपका जन्म अगर भारत में होता है तब नागरिकता मिलेगा, ऐसे जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगा। इसमें ये मॉडिफाई किया गया 1986 ईस्वी में। अगला आपको देखिए, अगला क्या कहता है कि विदेशी बच्चे, अगर जो विदेश के बच्चे हैं, विदेश के बच्चे हैं यानी कि भारतीय महिला है या पुरुष है, उसका बच्चे का जो डिलीवरी है, जन्म जो है वो किसी विदेश में जाकर के हो गया। मान लेते हैं कि हम अपना उदाहरण एक ले लेते हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बीवी है, और बीवी के साथ जो है सो मतलब हमारी बीवी के जो है सो बच्चे होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जो है सो हम चले गए कहाँ? विदेश घूमने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका चले गए। तो वहाँ जाने के बाद हमारी बीवी की अगर डिलीवरी वहाँ पर हो जाता है, तो उस वक्त हमारे बच्चे का जन्म तो भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों को हमारे भारतीय नागरिकता मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी माता पिता अर्थात उसका बाप हम, और उसकी माँ जो है सो हमारी वाइफ, तो ये जो है सो भारत के निवासी हैं। इस आधार से जो है उसको क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगा। तो यही कहते हैं कि विदेशी बच्चे जो विदेश में जन्म लिए हैं, लेकिन उसकी माता और या पिता जो है वो भारत के, दोनों में से कोई एक भी अगर भारत के निवासी हैं, तो उसको क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता दिया जाएगा। जैसे उदाहरण में एक आपको ध्यान में रखना है, शिखर धवन। शिखर धवन जो है इनका जन्म विदेशों में होता है, लेकिन इसको भारत की नागरिकता दिया गया क्योंकि इनके माता पिताओं में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक थे। तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर भी जो है सो उसको नागरिकता दिया जाएगा। ये भी अधिनियम 1955 के तहत ही कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि विदेशी राज्यों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो मिलाया जब गया था तो वहाँ के तो लोग तो इन नियमों को तो फॉलो नहीं किया। जन्म तो इस किसी को भारत में हुआ नहीं, या फिर उसके माता पिता भारत में थे नहीं, उसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ नहीं। इन दोनों कारणों के आधार पर, इन दोनों नियमों के आधार पर तो नागरिकता मिलेगा नहीं। तो उसको किस आधार पर मिलेगा? उसको मिलेगा ये तीसरे नंबर, यानी कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर भी उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। अब बताइए, सिक्किम जो है 16 मई 1975 को भारत में मिला, तो उसको नागरिकता मिल गया कि नहीं मिला? जरूर मिला। सभी लोगों को भारतीय नागरिकता मिला है। किस नियम के आधार पर? तो बस
किसी राज्य को, विदेशी राज्यों को अगर आप भारत में मिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन सारे नियमों को, मतलब उन सारे लोगों को जो है सो आपको भारतीय नागरिकता देना ही होगा। इन बातों का भी जिक्र जो है सो संविधान में किया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए 4 नंबर क्या कहता है, आपको पंजीकरण के आधार पे, किस आधार पे, पंजीकरण सॉरी, आपको जो है सो पंजीकरण के आधार पर जो है सो क्या करना पड़ेगा, नागरिकता मिलेगा। इसमें क्या कहा गया कि अगर मान लेते हैं आप कहीं विदेश के नागरिक हैं लेकिन भारत में आके रह रहे हैं या फिर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7 सालों तक वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है सो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस पर जो है सो आप उस फॉर्म को फिलअप करके गृह मंत्रालय का अभी हेड कौन है, तो हम कह सकते हैं अमित शाह जो हैं, यही ना गृह मंत्री हैं, तो इनके पास जो है सो भेजना पड़ेगा और उसके बाद ये अगर दस्तखत मोहर कर देते हैं तो उसके बाद आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 साल की अवधि पूरा कर लेने के बाद आपको भारत की नागरिकता मिल ही जाएगा, क्योंकि ये 7 साल की अवधि को पूरा करना एक न्यूनतम क्राइटेरिया दिया गया है। इसे आपको पूरा करने के बाद ही आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इन बातों पर गृह मंत्री सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि कोई जो है सो मान लेते हैं कि दुश्मन है हमारा, आतंकवादी है, वो भारत में आकर के रह रहा है और किसी भी प्रकार से जो है सो वो 7 सालों की अवधि पूरा कर लिया है और फिर वो चाहता है कि भारत की नागरिकता ले लें और इसके लिए वो पंजीकरण दे रहा है, मतलब एक फॉर्म दे रहा है, फॉर्म को भर करके गृह मंत्रालय में जमा कर रहा है। गृह मंत्री जो है अमित शाह उस पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी मंत्री परिषद में कोई और व्यक्ति होंगे, वो कहेंगे इसके बैकग्राउंड पहले चेक कीजिए, कहाँ का आदमी है, क्या है। तो उस वक्त उसको पता चलेगा ये पाकिस्तान का आदमी, ये आतंकवादी है और 7 साल अवधि को पूरा कर लिया तो उससे क्या फायदा, उससे क्या मतलब है। ये जो है सो आतंकवादियों को भारत की नागरिकता नहीं दिया जाना चाहिए, बस उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या कर देगा, फाड़ देगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा, है ना। तो ये केवल न्यूनतम क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि 7 सालों की अवधि पूरा करने के बाद आपको नागरिकता मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा ना कि आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप क्या करते थे, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, पंजीकरण समझ गए। अब अगला तरीका है क्या, देशीकरण। देशीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है सो आपको भारत का कोई भाषा आना चाहिए, उसके बाद कोई कला में आप निपुण होना चाहिए या फिर विज्ञान के क्षेत्रों में आपका जो है सो बहुत बड़ा योगदान हो, तभी जा करके आपको देशीकरण के आधार पर जो है सो आपको क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से 10 सालों तक वेट करना पड़ता है। कितने सालों तक, 10 सालों तक देशीकरण, 10 से 10 और 10 से देशीकरण, ध्यान में रखें, 10 से 10 और 10 से देशीकरण, इनके आधार पर भी जो सो आपको भारत की नागरिकता दिया जाता है। लेकिन ध्यान में रखें कि आपको जो है सो भारत का कोई एक भाषा को सीखना पड़ेगा, भाषा आना चाहिए, या फिर जो है सो आप यहाँ की कलाओं में, किसी भी प्रकार की कलाओं में निपुण होना चाहिए। कलाओं मतलब अगर क्रिकेट खिलाड़ी हैं तो क्रिकेट में आप निपुण होना चाहिए, संगीतज्ञ हैं तो आपको संगीत अच्छे से आना चाहिए, डांसर हैं तो डांसर अच्छे से आना चाहिए, मतलब किसी न किसी कला में आपको निपुण होना है, तभी जा करके आपको भारत की नागरिकता मिलेगा। उसके बाद ये भी सोचना है कि आपको 10 साल तक वेट भी करना है। दूसरा ये नियम है कि अगर किसी देश के वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक लोग चाहते हैं कि हम भारत में रहें और उसके बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें तो इसको भी नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन बशर्ते उसको 10 साल तक जो है हमारे भारत में रहना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में तो ये तो निपुण है ही, वैज्ञानिक तो हैं ही, तो कहीं से कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। बस एक ही क्राइटेरिया क्या है, 10 साल की अवधि पूरा करना। और ऐसे लोगों को जो विज्ञान के क्षेत्रों में साइंटिस्ट हैं उनको नागरिकता मिल भी जाएगा, क्योंकि इसके लिए गृह मंत्री भी जो है सो नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे भारत देश में आएंगे, अच्छे अच्छे चीज़ों को खोज करेंगे, उनकी खोज से हमारे भारत का नाम ऊंचा होगा, रोशन होगा, पूरे देश विदेश में जो है सो नाम होगा हमारे भारत का। तो इन लोगों की नागरिकता दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन किनको नागरिकता नहीं मिलेगा? अगर मान लेते कोई पाकिस्तानी है और आतंकवादी है और वो आएगा यहाँ पर जो है नागरिकता लेने के लिए और कहेगा कि हम कला में निपुण है। कौन सी कला में निपुण है भाई? बम चलाने में, बंदूक चलाने में निपुण है, ये कोई कला थोड़ी ना होता है। तो ऐसी कलाओं पर जो है सो आपको नागरिकता नहीं दिया जाता। नागरिकता कला के मतलब ये हुआ कि कुछ अच्छे काम आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको कला मानते हैं। तो इस आधार से भी नागरिकता दिया जाता है। तो आपको हमने बता दिया कि आप देख लिए यहाँ से कि 1955 ईस्वी में जो है सो आपको अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से आपको जो है सो भारत की नागरिकता मिल रहा था। उन 5 प्रकार को भी हमने बता दिए। जन्म के आधार पे, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो उसके आधार पे भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। इसका मिसयूज होने के कारण 1986 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया था और संशोधन करके उसके बाद कहा गया कि आपका जो है सो जन्म के आधार पर नागरिकता तब मिलेगा जब आपकी माता और या पिता कोई एक जो है सो भारत के निवासी होना चाहिए, तब मिलेगा। अगला कारण बता दिया कि बच्चे विदेश में हो, विदेशी बच्चे हो, उसको भी नागरिकता मिलेगा, बशर्ते कि उसकी माता और या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी जा करके मिलेगा। तीसरा नंबर बता दिए कि अगर कोई विदेशी राज्य है, कोई विदेशी राज्य, उसको अगर आप भारत में विलय करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे 16 मई
1975 को सिक्किम को मिलाया गया। किसको? सिक्किम को। ये सिक्किम को जो है ना 16 मई 1975 में मिला लिया गया था भारत में, तो वहाँ के सारे लोगों की जैसे नागरिकता दे दिया गया था। चौथा तरीका बता दिया पंजीकरण। पंजीकरण में बता दिया आपको 7 सालों तक वेट करना। देखिए ये आसान तो है, 7 सालों तक आतंकवादियों को जो है सो पूरा करना बहुत आसान है। कई बार होता है क्या है कि हमारे भारत में इतना ना गरीबी छाया हुआ है कि उन गरीबियों के कारण अपनी बच्चियों को जो है सो उन आतंकवादियों के हाथों में बेच देता है। बेचने का कारण यहाँ पर यह है कि यह जो है सो आतंकवादी लोग होता है, भारत में आता है घूमने के लिए, लेकिन उसको भारत की नागरिकता चाहिए बहुत बड़े आतंक को फैलाने के लिए, क्योंकि भारत में रहेगा तभी जाकर के वो सिम ले पाएगा, आधार कार्ड बना पाएगा, पैन कार्ड बना पाएगा और बहुत बड़ा हंगामा करेगा, यानी कि विद्रोह करेगा। वो सब कैसे कर सकता है? तो जब यहाँ की नागरिकता बनेगा, नागरिक बनेगा तब। तो नागरिक बनने के लिए उसको यहाँ पर किसी लड़की से शादी करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? किसी गरीब लड़की को चुनेगा, है ना, गरीब लड़के को चुनेगा और उसके पिता को जो है सो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो है सो उसको पैसा दे देगा, कहेगा कि हमें आपकी बेटी से शादी करना है। तो जैसे ये वो शादी कर लिया तो वैसे तो हमने बता दिया अगर आप शादी कर लेते हैं, हम अगर विदेश में जाकर शादी कर लेते हैं तो हमें विदेश की नागरिकता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की लड़की है तो उसके आधार पर हमें वहाँ की नागरिकता मिल जाएगा, और उस लड़की को हम भारतीय हैं तो हमारे आधार पर उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। तो इस आधार से इसको भी नागरिकता मिल जाएगा। तो जैसे मिल जाएगा तो फिर उसके बाद तो हंगामा करिए देगा, अगर ये विद्रोही है, देशद्रोही नीति से आया है या आतंकवादी है तो ऐसे लोगों को जो है सो जल्दी नागरिकता भी नहीं दिया जाता है। देशीकरण मतलब ये बताइए दे कि आपको जो है सो 10 सालों तक वेट करना पड़ेगा और किसी भाषा में, कला में या विज्ञान के क्षेत्रों में आपको निपुणता होना चाहिए, तभी जा कर के आपको मिलेगा। यहाँ तक हमने बता दिए। और उसके बाद अब इसके बाद हम आपको बताते हैं एनआरआई के बारे में। किसके बारे में बता दें? एनआरआई। एनआरआई जो है और ओवरसीज जो है, ओवरसीज, एनआरआई और ओवरसीज ये दोनों। उसके बाद वीज़ा के बारे में भी बताने वाले, VIS, और पासपोर्ट के बारे में भी बताने, पासपोर्ट, है ना। इन 4 चीज़ों के बारे में समझिए और इन 4 चीज़ों के आधार पे आपको जो है सो आज भाग 2 जो है सो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में जो है सो आपको नागरिकता संबंधित हर एक बातों की जानकारी दे दिया जाएगा। और आप जो है सो इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको हर एक बात जो है सो समझ में आ जाएगा। हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है सो आपके लिए हम वीडियो को बनाते हैं और अपलोड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। एनआरआई कहने का मतलब यहाँ पर ये आपको समझना है कि इसका मतलब था नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो भारत का तो है लेकिन इस वक्त भारत में नहीं है, वो विदेश में है। इस वक्त वो भारत में नहीं है, कहाँ है? विदेश में है। तो उन लोगों को भी भारतीय नागरिकता बरकरार रहेगा। लेकिन ये समझिए कि आपको एनआरआई तब कहा जाएगा जब आप विदेशों में किसी लंबे समय तक रह रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं कि 5 दिन के लिए, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना के लिए अगर आप टूर पे जा रहे हैं, टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको एनआरआई की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एनआरआई आप नहीं कहलाएंगे। एनआरआई आप तब कहलाएंगे जब आप जॉब करने के लिए चले गए हैं या किसी अन्य मकसदों से आप चले गए हैं और वहां पर लगभग 5-6 महीना या साल भर से ऊपर आप रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एनआरआई घोषित किया जाएगा। और एनआरआई जो होती है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो रहता है विदेश में, कमाता है विदेश में, खाता है विदेश में, मतलब निकालता है, मतलब अपशिष्ट जो होता है सब कुछ करता है विदेश में। केवल वहाँ से जितना भी इनकम हुआ है उन इनकमों को जो है सो लेकर के कहाँ भेजता है? भारत में। तो भारत के लिए तो और अच्छी बात है ना कि वहाँ का जो आमदनी है, वहाँ की जो करेंसी है, भारत आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए एनआरआई का होना बहुत ज़रूरी है। भारत का भी एनआरआई लगभग 56 लाख तक है। लगभग कितना है? 56 लाख ऐसे लोग हैं जो एनआरआई हैं। उसके बाद आगे देखिए एनआरआई में क्या दिक्कत हो गया कि हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या फिर नौकरी करने वाले थे, सब एनआरआई के रूप में जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो गया कि जो नागरिक विदेश में रह के काम कर रहे हैं, अच्छे इनकम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में इनकम कर रहे हैं, तो उन पर निगाहें या विदेश के जो मंत्री हैं या विदेश की जो सरकार है उसकी भी निगाहें पड़ चुका है कि ये व्यक्ति दूसरे देश भारत से आया हुआ है, काम करता है और इतना इनकम करके भारत को भेजता है, तो हमारे देश की करेंसी भारत जा रहा है, तो हमारे देश को थोड़ा घाटा हो रहा है। तो वो क्या किया, दिमाग लगा के जो एनआरआई हैं उनको पहला लिए। पहलाने का मतलब फुसला लिए। फुसलाए कैसे? उनको बोला गया कि देखिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, आपको यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल रहा है, आप एक काम कीजिए ना, जब यहीं रहना है, ये है काम यहीं करना है ही, तो आप भाई यहीं का नागरिकता ले लीजिए। जैसे कोई अब अमेरिका गया काम करने के लिए, तो उसको अमेरिका सरकार फुसला रहा है, कहेगा अमेरिका का जो है सो आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, यहीं का जो है सो नागरिकता प्राप्त कर लीजिए।
उसको भी लगेगा भाई बात तो सही है, कहता है जब काम यही करना है, रहना ज़िंदगी यहीं गुजर जाएगा मेरा, तो ऐसा करते हैं यहीं की नागरिकता ले लेते हैं। तो जब वो वहीं की ले लेगा तो फिर तो वो NRI नहीं कहलाएगा, तो भारत की नागरिकता उस व्यक्ति का समाप्त हो गया। और जब भारत की नागरिकता ही समाप्त हो गया तो वो क्या करेगा, अपने घर किसी को पैसा बेचेगा, सबको सब वहीं अब रहना लग गया, तब उधरे वहीं कमाया वहीं सब कुछ किया, तो भारत को कोई लाभ ही नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में एक और जो है सो नियम लागू होता है जिसको हम ओवरसीज कहते हैं। ओवरसीज नागरिकता है ये। क्या है ओवरसीज नागरिकता? ये क्या कहता है, ये जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है सो लागू किया गया था। उस वक्त इसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति NRI हैं, यानी कि जो विदेशों में काम कर रहे हैं लेकिन भारत के ही नागरिक हैं, उन व्यक्तियों को अगर कभी भी भारत आना हो तो उनके लिए किसी भी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्रकार से पहले आप भारत में रहते थे, जिस प्रकार से आपको आधार कार्ड मिलता था, पैन कार्ड मिलता था, सिम कार्ड मिलता था, सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। आपके साथ जो है सो विदेशी के रूप में कोई भी जो है सो भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर कोई रुकावट या फिर किसी प्रकार का जो है सो दिक्कतें नहीं होगा। क्योंकि विदेशी अगर भारत आ रहा है घूमने के लिए तो उसको आधार कार्ड थोड़ी ना बनाने का अधिकार होता है, पैन कार्ड थोड़ी ना बनाने का अधिकार होता है। लेकिन जो NRI हैं वो अगर हमारे भारत में आते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, उसके बावजूद भी हमारे भारत की नागरिकता उसको दिया जाएगा। उसको पैन कार्ड की अधिकार रहेगा, आधार कार्ड की अधिकार रहेगा, सिम निकलवा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, सरकारी विभागों में वो जॉब कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के उसको लाभ मिलता ही रहेगा, भले ही वो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया, उससे क्या। यहाँ पर आपको समझना है कि ये नागरिकता उसी को दिया जाता है जो बहुत बड़े पूंजी वर्ग होते हैं, क्योंकि उनको नागरिकता दे करके वो कभी अगर भारत को आते हैं घूमने के लिए तो वो हो सकता है कि उसको अपने दिमाग में इस बात का ख्याल आए कि ये हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्म जो है इस भारत की धरती पे हुआ है, हमारा भारत पिछड़ा देश है, तो इसको कुछ उन्नति के लिए वो कुछ गिफ्ट के तौर पर जो है सो कुछ जो है सो आप प्रोत्साहन राशि जिसको कह सकते हैं वो कुछ दे सके हमारे सरकारी फंड में। तो इससे क्या होगा, हमारे सरकार का लाभ होगा, इसलिए उसको ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है। वो दो नागरिकता, विदेश का भी नागरिकता और भारत की भी नागरिकता लेकर के बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को दिया जाता है। बात समझ में आ गया होगा ओवरसीज नागरिकता का मतलब, यानी कि उसको विदेश की नागरिकता होने के साथ साथ भारत की भी नागरिकता दे। लेकिन एक अधिकार इससे छीन लिया जाता है, वो अधिकार ये है कि आप यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते हैं और आप जो है इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये दो चीज़ों की अधिकार जो ओवरसीज नागरिकता जिसको मिलता है उसको ये दो अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। एक, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और दूसरा, वो चुनावों में यानी कि वोट नहीं डाल सकते हैं। ये दो अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उसके बाद वीज़ा का मतलब आप समझिए और पासपोर्ट का मतलब समझिए। पासपोर्ट का मतलब आप समझिए, पास का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पास कर जाना, उत्तीर्ण हो जाना। अब पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे सी पोर्ट कहते हैं, यानी कि सी पोर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जहाज़ का स्थान होता है रुकने का और वहाँ से खुलने का, उसे पोर्ट कहते हैं। एक प्रकार से उसको बंदरगाह कह रहे हैं। तो आप अपने देश के बंदरगाह को पास करने के लिए जो एक दस्तावेज चाहिए, उस दस्तावेज को ही आप पासपोर्ट कहिए। जैसे हम विदेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपने देश से परमिशन लेना पड़ेगा, अपने देश के सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा कि आप अपने देश को छोड़ के फलाने देश जा रहे हैं। जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं, या फिर आप कनाडा जा रहे हैं, या फिर आप रूस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, विभिन्न जगह क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये बात जिक्र करना पड़ेगा कि हम भारत को छोड़ के यहाँ जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, उन बातों को भी मेंशन करना पड़ता है। अगर कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें मेंशन करना होता है कि हमें इतने से इतने दिनों के लिए जो है सो विदेश जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, पासपोर्ट समझ गए ना कि अपने देश के पोर्ट को पास करने के लिए जो आपका एक लिफाफा होता है, एक दस्तावेज जो होता है, एक डॉक्यूमेंट जो होती है, उसी को पासपोर्ट कहते हैं, ठीक। वीज़ा क्या होता है कि जिस देश में हम जा रहे हैं, जिस देश में, जैसे अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका हमें ये परमिशन देगा वीज़ा के तौर पे कि हाँ आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका हमारे यहाँ स्वागत है, आप हमारे यहाँ आइए। तो ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सरकार हमें वीज़ा देती है, और जिस देश को छोड़ के जा रहे हैं वो देश हमें पासपोर्ट देती है। जैसे हम भारत के निवासी हैं, भारत को छोड़ के हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो भारत सरकार हमें पासपोर्ट देगी, और अमेरिका का जो सरकार है वो हमें क्या देंगे, तो वीज़ा देंगे। तो इस आधार से आप पासपोर्ट और वीज़ा को भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं।
तो इसी के साथ नागरिकता संबंधित जितने भी बातें था उन सारी बातों को आज की एक ही क्लास में हमने चर्चा कर लिए थे और सारी बातों को समझा दिए हैं। और ये चीज़ जो है सो आपको जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले चीज़ें हमने दी हैं, क्योंकि रटाने का चीज़ हम नहीं करते हैं, हम यही एक ही सिद्धांत लेकर बैठे हुए रहते हैं। आप जितना अच्छा इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही अच्छा जो है सो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका जो है सो एग्जाम, जितने भी एग्जाम में बैठेगा सबका सब क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। और हमारी क्लास का जो लेवल है वो लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की डिजाइन करते हैं, क्योंकि लो लेवल का रहता है ना तो उसमें इतनी बातें का जिक्र ही नहीं करना होता, उसमें इतनी बातें जो हमने आपको समझाए हैं इन बातों का जिक्र ही नहीं। अगर वन डे का एग्जाम देता है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, तो उसमें आपको इतना बात थोड़ी ना पूछेगा, सीधा पूछ लेगा कि नागरिकता अनुच्छेद कितने से कितने तक में वर्णन किया गया है, या फिर कह देगा अनुच्छेद 5 क्या कहता है, बस इतनी ही बात है। इतनी जो कॉन्सेप्ट वाली बातें जो दी है ये सब थोड़ी ना पूछा जाएगा आपसे, ये सब आपको उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जिसमें आप हाई लेवल का ऑफिसर लेवल का जो है जॉब लेना चाह रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से।